हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्रैक लीगल वाइवा को किस तरीके से क्रैक करें, कैसे उसमें ग्रैंड सक्सेस मिल सकती है। तो आइए समझते हैं उसके इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एक इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं। लर्न प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीटली। अपनी प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीटली लर्न करना है। लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। जो भी वाइवा कंडक्टर या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान से सुनना है, कॉन्फिडेंटली उसके आंसर देने हैं और आंसर देते हुए तुम्हारे फेस पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। इस तरीके से योर वाइवा वुड बी परफेक्ट। तो तुम्हारा वाइवा परफेक्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट मैप की। कॉन्सेप्ट मैप में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। थॉरो योर प्रोजेक्ट फाइल एंड वेल प्रेजेंटेबल। अपनी फाइल को कंप्लीटली लर्न करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं और जिस दिन वाइवा देने के लिए आप जाओगे उस दिन वेल ड्रेस्ड और वेल ग्रूम्ड होकर आपको जाना है। देन स्टेप नंबर 2, ग्रीटिंग्स टू द वाइवा कंडक्टर। जब वाइवा के लिए तुम्हें रूम में बुलाया जाएगा तो वहाँ पर सर या मैम जैसे जो भी बैठे होंगे उनके अकॉर्डिंगली तुम्हें पूछना है, मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम। उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। और जब वो तुम्हें सीट ऑफर करे बैठने के लिए तो उनको थैंक यू वेरी मच सर या फिर थैंक यू वेरी मच मैम बोलना है। देन स्टेप नंबर 3, टेक योर पोजीशन एंड बी रेडी। सो अपनी पोजीशन लेने के वक्त, अब बैठने के समय नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। एक लंबी सांस लोगे और अपने आप को नॉर्मल बनाओगे और तुम एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंट नजर आने चाहिए। देन स्टेप नंबर 4, आंसर करेक्टली एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली। सो जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उसको ध्यान से सुनना है। थोड़ा टाइम लगेगा आंसर को देने में, कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट और कंप्लीट आंसर देना है। देन स्टेप नंबर 5, डोंट गिव रॉन्ग एंड एम्बिग्युअस आंसर्स। तो जो भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं देने हैं, अनक्लियर आंसर बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अगर कोई चीज़ तुम्हें याद नहीं है या तुम भूल गए हो, जस्ट से सिंपली आई एम सॉरी सर या फिर आई एम सॉरी मैम, इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। ये मेरे माइंड से निकल गया है या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। देन स्टेप नंबर 6, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बी ग्रेटफुल टू द एग्जामिनर। सो तुम्हारा वाइवा अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं भी हुआ है, सो यू ऑलवेज से थैंक यू वेरी मच सर या फिर थैंक यू वेरी मच मैम। और उनको कह सकते हो कि इट वॉज नॉट नाइस टॉकिंग टू यू सर या इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू मैम। एंड आपके जो एक्सपीरियंस है उन्हें उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। देन एट लास्ट यू कैन से हैव अ ग्रेट डे सर या फिर हैव अ ग्रेट डे मैम। सो इससे भी जो इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन होता है एंड देन यू ऑफ कोर्स कैन गेट गुड मार्क्स। सो नेक्स्ट टिप्स की हम बात करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परफेक्शन तुम्हारे अंदर आएगी। सो कीप रिवाइजिंग। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको रिवाइज कर लो कि तुमने क्या पढ़ा है, जस्ट लाइक अ वाओ। और ये जो टिप है इसको अगर तुम अच्छे से फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा जो वाइवा है वो जस्ट लाइक अ वाओ ही जाने वाला है और तुम फुल मार्क्स उसके अंदर स्कोर कर सकते हो। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी से जल्दी मिले और तुम्हें उससे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लर्निंग टिप्स की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको उसके अकॉर्डिंगली लर्न करने की ज़रूरत है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल और लैंडमार्क केस है इंडियन हिस्ट्री में, जिसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो इस केस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं और जो हाइलाइट्स हैं उनको हम समझते हैं अभी। सो इस केस का जो फुल टाइटल था, जो कंप्लीट टाइटल था, वो केशवानंदा भारती श्रीपद गलवारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर था। इसकी जो डेट्स थी जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये कमेंट्स हुआ था, तो वो था 31 अक्टूबर 1972 और जब इसका जजमेंट आया था तो वो था 24 अप्रैल 1973।
तो अब हम इसकी साइटेशन देखते हैं। साइटेशन में है 1973 में इसका जजमेंट आया था। 4 इसका नंबर था। SCC सुप्रीम कोर्ट केस, उसका नंबर था 225। और ऑल इंडिया रिकॉर्ड में 1973 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था, और उसका नंबर था 1461। तो जब हम बेंच की बात करते हैं तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में अभी तक की बिगेस्ट बेंच जो थी उसने इस केस को हर्ड किया था, सुना था। 13 जजेस थे इस बेंच में। रूलिंग कोर्ट ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था, और इसका जो डिसीजन आया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। 7:6 की रेशियो में आया था। 7 जजेस ने इसको एग्री किया था और 6 जजेस ने इसको डिसएग्री किया था। देन इज जो केस था वो 68 डेज तक इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चला था सुप्रीम कोर्ट में, और इसका जो जजमेंट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 700 पेजेस का इसमें जजमेंट आया था। सो जब हम जजेस की बात करते हैं तो जजेस के अगर सारे नाम भी याद नहीं होते हैं तो 1 या 2 जजेस के नाम हम याद कर लेंगे और फिर हम उसको आगे अदर्स करके बात कर सकते हैं, जैसे सिकरी CJ, हेगड़े एंड मुखर्जिया JJ एंड अदर्स। अब हम बात करते हैं पिटिशनर। पिटिशनर कौन था इसमें? ऑफ कोर्स जो पिटिशनर थे वो थे स्वामी केशवानंदा भारती, जो कि हिंदू रिलीजियस मठ के हेड थे, और उनका जो लॉयर था उसका नाम था नानी पालखीवाला। और ये जो केस था ये केस था स्टेट ऑफ केरला के एक एक्ट के ऊपर, जो कि लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट था 1969 का। इस केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो एस्टेब्लिश की गई थी। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया था। अब हम कंसर्न की बात करें तो इसमें मेन कंसर्न क्या था इस पर्टिकुलर केस का? वो ये था कि जो केरला की गवर्नमेंट थी वो ऑथराइज थी इस एक्ट के आने के बाद कि जो ये रिलीजियस मठ है उसकी जो एक्सेस टेरिटरी है या एक्सेस पोर्शन है उनकी लैंड का, उसको जो स्टेट ऑफ केरला है वो उसको एक्वायर कर सकता है। और उस मठ के जो हेड थे उस टाइम पे वो केशवानंदा भारती जो थे वो उसके चीफ हेड थे। सो जो इसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे वो थे आर्टिकल 25। सो आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंगली फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। सो हर किसी को फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सोच सकता है और कोई भी किसी भी तरह का काम वो कर सकता है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और जिस भी तरह के रिलीजियस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। देन बात करते हैं आर्टिकल 31 की, राइट टू प्रॉपर्टी। तो उस टाइम पर जो आर्टिकल 31 था वो फंडामेंटल राइट था, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, जो 1978 में उसको 300A में उसको इंट्रोड्यूस करके उसको लीगल राइट बना दिया गया था। देन पिटिशनर फाइल्ड द केस अंडर आर्टिकल 32। सो ये जो पिटिशनर थे इन्होंने इस केस को आर्टिकल 32 में फाइल किया था। आर्टिकल 32 मेंशन करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी को कोई भी एग्रीव्ड है किसी भी डिसीजन से तो वो आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट में अपने केस को परस्यू कर सकता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। ये जो केस था इसका ओरिजिन हुआ था जब इंडियन स्टेट ऑफ केरला में 1950s और 1960s में जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो जो ये लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे इनका जो एम था वो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत बड़ी लैंड थी उनसे उस लैंड को, एक्सेस लैंड को एक्वायर करके जो लैंडलेस लोग थे या जो पुअर पीपल थे उनको उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इसके पीछे जो एम था वो ये था कि फ्रीडम से पहले जो कॉलोनियल और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जो इकोनॉमी थी, वो बहुत बड़ा गैप था रिच और पुअर के बीच में, तो उसको भी कम करना था। एक पर्पस वो था, और दूसरा पर्पस ये था कि जो स्टेट्स हैं उनको, अब डेमोक्रेसी थी कंट्री के अंदर, तो स्टेट को भी अपने आप को डेवलप करना था फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री।
तो इन एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की लैंड है उसको भी लिमिट किया जाए, और अगर उस लिमिटेशन से ज़्यादा उनके पास लैंड है तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी और पुअर पीपल को, लैंडलेस ओनर को, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, या फिर उस पर कुछ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कर सकती है। तो 1970s में जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पर रिलीजियस, ये जो हिंदू रिलीजियस मठ था उसकी एक्सेस लैंड को एक्वायर किया गया था, और उस टाइम पर उसके जो हेड थे वो श्री केशवानंदा भारती जी थे, और उन्होंने इस गवर्नमेंट के एक्ट को चैलेंज किया था केरला हाई कोर्ट में। सो केरला हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया था वो उनके अगेंस्ट आया था, तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने का जो डिसीजन था, जो जजमेंट थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में ही आई थी। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में भी बात करते हैं। 1947 में जब इंडियन फ्रीडम मिली थी तो उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था यूनिफॉर्मिटी लाने का। एवरी पर्सन शुड गेट द इक्वालिटी अंडर द आई ऑफ लॉ। और जो इंडिपेंडेंस से पहले जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, उसकी वजह से पुअर और रिच के बीच में बहुत बड़ा गैप था इकोनॉमी के कंसर्न में, तो उस गैप को भी फिल इन करना था। सो इन्हीं चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो थे वो बनाए थे स्टेट वाइज। काफ़ी सारे स्टेट्स में ये जो एक्ट्स थे वो बनाए गए थे। सो इनका जो पर्पस था बेसिकली वो ये था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है उस लैंड को लिमिट करना कि वो इतना पर्टिकुलर जो अमाउंट है लैंड का वही होल्ड कर सकते हैं, और जो एक्सेस लैंड होगी उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। सो इसी रिगार्ड में जो केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का, जो 5 साल पहले का केस था, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस था। उसमें जो गोलकनाथ थे उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी लैंड थी। सो स्टेट ऑफ पंजाब ने भी कुछ रिफॉर्म्स एक्ट बनाए थे अपने स्टेट में, और उसी के अकॉर्डिंगली वो जो उनकी एक्सेस लैंड थी उसको एक्वायर करना चाहते थे, जिसको कि गोलकनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और जो डिसीजन आया था, जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो गोलकनाथ के फेवर में आया था। सो इस केस के बाद में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थी उस इन द मीन टाइम उन्होंने 24th, 25th एंड 29th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उनको पास किया था। सो उनका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो पावर है, जुडिशरी की जो पावर है, जो स्कोप है उनका जुडिशनल रिव्यू का, उसको लिमिट किया जाए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के उनको भी लिमिट किया जाए, और जो पार्लियामेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को, किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास उन अमेंडमेंट्स के थ्रू आई थी। सो इसी तरह स्टेट ऑफ केरला ने जब लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट्स एक्ट पास किए, सो जो हिंदू रिलीजियस मठ था उसकी एक्सेस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का उन्होंने कोशिश किया, तो श्री केशवानंदा भारती जी ने पिटीशन फाइल किया स्टेट ऑफ केरला हाई कोर्ट में, चैलेंज किया उस वैलिडिटी को कि जो ये अमेंडमेंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो केशवानंदा भारती जजमेंट था वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में और इंडियन लीगल हिस्ट्री में, जिसमें कि जो पार्लियामेंट की पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की उसमें भी लिमिटेशंस हुई, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं और जो रूल ऑफ लॉ है इंडिया में उसको अपहोल्ड किया गया, उसको सुप्रीम पर रखा गया था। सो अब ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पास हुआ था, जिसमें पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की जो पावर थी वो उसमें दी गई थी अंडर आर्टिकल 368।
25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो पहले फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था। और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 में जो केरला का लैंड रिफॉर्म एक्ट था, उसको 9th शेड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि उसको जो जुडिशियरी रिव्यू होता है वो उसका नहीं किया जा सकता है। उसका मतलब था कि कोर्ट भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। सो अब हम समझते हैं कि इस केस का जो कंक्लूजन है वो क्या था। जो केरला केस था ये बहुत ही सिग्निफिकेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो मिले थे। फर्स्ट, पार्लियामेंट के पास क्या एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, जो कि अंडर आर्टिकल 368 में गिवन है। और इस केस से ये इस्टेब्लिश हुआ था जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको इस्टेब्लिश किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था। जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको डिफाइन किया था। और ये इस केस से निकल कर आया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता और किसी भी जजमेंट में उसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता है। और ये केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में 13 जजेस की जो बेंच थी, जो लार्जेस्ट है अभी तक के किसी भी केस में, उसने इस केस को अपहेल्ड किया था, इस केस को सुना था। सो नाउ अब केशवानंदा भारती केस के जजमेंट के बारे में बात करते हैं। सो जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो डिसीजन आया था, उसको इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया था। और जो 24th, 25th, 26th एंड 29th अमेंडमेंट्स जो थे, उनकी वैलिडिटी को कंसिडर किया था। और जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी 13 जजेस की, उसने इसको हर्ड किया था। और इसमें 11 सेपरेट जजमेंट्स जो थे वो दिए गए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स पर जजेस ने एग्री किया था और कुछ पॉइंट्स पर उनके डिफरेंट ओपिनियन थे। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो केशवानंदा भारती के सपोर्ट में जो लॉयर थे जिन्होंने इस केस को फाइट किया था, वो थे नाना भाई फाल्कीवाला, और उनको सपोर्ट किया था फली नरीमन ने और शोली सोराब जी ने। सो अब इस जजमेंट में 26th अमेंडमेंट की भी बात हुई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। सो ये पास हुआ था 28 दिसंबर 1971 में। और ये पास होने के बाद में आपको याद होगा कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पे अराउंड 584 जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास जो ऑप्शन थे वो यही थे कि या तो वो इंडिया का पार्ट बनेंगे या पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, या फिर उनको मतलब उनके पास यही ऑप्शन था कि उनको इन दोनों में से किसी का पार्ट बनना पड़ेगा, या अपना कोई डिसीजन लेंगे तो मे बी देयर कुड बी अ वॉर और दे कैन लूज देयर रूलिंग पावर। तो जो उनकी जो फैमिलीज थी उनको प्राइवी पर्स मतलब कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता था, क्योंकि उन्होंने इंडिया में अपने आप को मर्ज किया था। तो इस 26th अमेंडमेंट के बाद उनकी फैमिलीज को इस तरह का जो मॉनेटरी बेनिफिट था उसको अबॉलिश किया गया था। उसके बाद उनको कोई भी मॉनेटरी, उनकी फैमिलीज को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला था। और इस केस में फंडामेंटल राइट के बारे में भी बात हुई थी कि जो फंडामेंटल राइट है उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं जो कि पब्लिक को एट लार्ज, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, तो उनको उसमें कंसिडर किया जा सकता है। और जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशंस के, एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। सो कोई भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन और जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये इस केस की जजमेंट थी। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं आइस ब्रेकर क्वेश्चंस, जो कि वाइवा एग्जामिनर बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछते हैं स्टूडेंट से। सो जैसे कि वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इस केस में तुम्हारा टाइटल क्या था?
तो तुम कह सकते हो टाइटल ऑफ माय प्रोजेक्ट इज केशवानंदा भारती श्रीपद गलवारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई हैव यू चोजन दिस टॉपिक, तुमने इसी टॉपिक को क्यों चूज किया है। तो इस केस में तुम कह सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे टीचर ने सजेस्ट किया, तो तुम कह सकते हो कि दिस टॉपिक वॉज सजेस्टेड बाय माय टीचर। देन वो पूछ सकते हैं कि ये लैंडमार्क केस ही क्यों है। सो ये लैंडमार्क केस ही क्यों है, ये तो तुम ये बता सकते हो कि ये सिर्फ लैंडमार्क केस ही नहीं है बट हिस्टोरिकल फंडामेंटल राइट केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है उसमें कुछ लिमिटेशन है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। देन दे कैन आस्क व्हाट इज योर लर्निंग इन दिस केस, इस केस से तुमने क्या सीखा। तो उस केस में क्या कह सकते हो, उस केस में जो कंक्लूजन था केस का वो इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट दे कैन आस्क एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ द केस, इस केस के फैक्ट्स बताओ। तो जो फैक्ट्स 2 स्लाइड में जो फैक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं फैक्ट्स को तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसके अलावा वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो वो किस तरीके से आंसर दोगे, अगर अपने प्रोजेक्ट फाइल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से उसको लर्न किया होगा, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो। देन दे विल आस्क ओके यू मे गो नाउ, ठीक है। तो जब तुम्हारा वाइवा फिनिश हो जाएगा तो एग्जामिनर तुम्हें कह सकता है कि ठीक है अब फिनिश हो गया, अब तुम जा सकते हो। तो अब क्योंकि एग्जामिनर को तुम्हें मार्क्स देने हैं, सो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू देम। सो उनको थैंक यू करना है लास्ट में, थैंक यू वेरी मच सर, अगर सर हैं तो, अगर मैम है तो थैंक यू वेरी मच मैम। और उनको ये कह सकते हो कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। ऑफ कोर्स जब 2 लोग किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उससे बहुत सारी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी पता चलते हैं। देन एट लास्ट यू कैन विश देम हैव अ ग्रेट टाइम या फिर हैव अ ग्रेट डे। सो लाइकवाइज अपने जो एग्जामिनर हैं उनको भी इम्प्रेस करना है, उनको भी अपने गुड बिहेवियर से इम्प्रेस करना है, सो दैट यू शुड गेट गुड मार्क्स इन योर वाइवा। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जो प्रोजेक्ट फाइल तुमने लर्न की है, सो उसमें तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कितना तुम्हें याद है, तो उसको और अच्छी तरीके से मेमोराइज करने के लिए, जैसे रात में जब तुम सोने के लिए जाओगे तो एक बार उसको रिवाइज कर लोगे कि मैंने प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या पढ़ा है। फिर सुबह उठने के बाद उसको दोबारा से रिवाइज करोगे कि वो सारी चीज़ें जो तुमने पढ़ी थी लास्ट डे में, लास्ट नाइट में, वो तुम्हें याद है कि नहीं याद है। देन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर मास्टरी करनी है, मतलब उनको अच्छे से समझना है। अगर उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को तुमने समझ लिया तो लॉन्गर पीरियड के लिए तुम उनको याद रख सकते हो। सो दिस वे you can score full marks in your viva. Thank you very much for your patience and attention. I hope you found this video very useful for your viva preparation. Do share, like and subscribe this video so that you can get earliest notification on any legal input.